क्या इस्लामोफोबिया सिर्फ डर है या एक सोची समझी साजिश? पुस्तक एक्सप्रेस में आज हम बात करेंगे दीपा कुमार की किताब इस्लामोफोबिया एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एम्पायर की, जो दिखाती है कि कैसे इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल सत्ता और शोषण के लिए किया गया है। चौंकाने वाले उदाहरणों और केस स्टडीज के साथ हम इस गहराई से बनी साजिश को समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, सच्चाई चौंका देगी। कभी सोचा है कि मुसलमानों के खिलाफ इतना डर और नफरत क्यों है? क्या यह कोई नई बात है या इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं? दीपा कुमार अपनी किताब में कहती हैं कि इस्लामोफोबिया कोई नई बात नहीं है। ये एक सोची समझी चाल है जिसका इस्तेमाल सदियों से राज्यों ने अपने मतलब के लिए किया है। ये निबंध कुमार के विचारों को गहराई से समझता है। ये देखता है कि कैसे सदियों से मुस्लिम समुदायों को कंट्रोल करने, उन्हें अलग थलग करने और उनका शोषण करने के लिए इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल किया गया है। इस्लामोफोबिया सिर्फ व्यक्तिगत पक्ष भेद नहीं है, ये एक पावर सिस्टम है जिसे मुसलमानों को अलग दिखाने से फायदा होता है। इस अलग दिखाने के तरीके का इस्तेमाल उपनिवेशवाद, युद्ध और भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया गया है। इस्लामोफोबिया के ऐतिहासिक संदर्भ को समझकर हम आज के समय में इसके रूपों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कुमार की किताब हमें सतह से आगे देखने और इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक और आर्थिक ताकतों को समझने की चुनौती देती है। ये हमें उन सिस्टम को खत्म करने के लिए कहती है जो इस नुकसानदेह विचारधारा को फैलाते हैं। क्या आप इस्लामोफोबिया के पीछे की सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इस्लामोफोबिया शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? क्या यह सिर्फ इस्लाम को नापसंद करने के बारे में है या इसमें कुछ और भी है? इस्लामोफोबिया सिर्फ पूर्वाग्रह से बढ़कर है। यह नस्लवाद का एक रूप है जो लोगों को उनकी मुस्लिम पहचान के आधार पर निशाना बनाता है। यह लोगों के एक पूरे समूह को संदिग्ध, खतरनाक और पश्चिमी मूल्यों के साथ असंगत बताने जैसा है। यह खतरनाक विचारधारा रूढ़ियों और सामान्यकरण पर निर्भर करती है। मुस्लिम समुदायों के भीतर विशाल विविधता को अनदेखा करती है। यह मानती है कि सभी मुसलमान एक जैसे हैं। इस्लाम के भीतर मौजूद संस्कृतियों, परंपराओं और मान्यताओं की समृद्ध विविधता को अनदेखा करती है। मुसलमानों का यह एक जैसा दृष्टिकोण इस्लामोफोबिया के प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक है, जिससे भेदभाव और हिंसा को सही ठहराना आसान हो जाता है। इस्लामोफोबिया डर और अज्ञानता पर पनपता है। इसके असली स्वरूप को समझकर हम हानिकारक रूढ़ियों को चुनौती देना शुरू कर सकते हैं और इसे बनाए रखने वाले सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। इस्लामोफोबिया की जड़ें बहुत गहरी हैं। सदियों पहले यूरोपीय उपनिवेशवाद के समय से चली आ रही है। यूरोपीय शक्तियों ने वैश्विक प्रभुत्व की अपनी खोज में इस्लामोफोबिया को अपनी विजयों को सही ठहराने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पिछड़ा, असभ्य और पश्चिमी हस्तक्षेप की आवश्यकता के रूप में चित्रित किया। उदाहरण के लिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को लें। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल किया, जिससे उनके शासन का विरोध कमजोर हुआ। अल्जीरिया में फ्रांसीसियों द्वारा इसी तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया गया था, जहां मुसलमानों को फ्रांसीसी सभ्यता के लिए खतरे के रूप में चित्रित किया गया था। सदियों पुरानी ये औपनिवेशिक कहानियां आज भी मुसलमानों के बारे में धारणाओं को आकार देती हैं। उपनिवेशवाद की विरासत इस बात में दिखाई देती है कि आज भी कुछ मीडिया और राजनीतिक चर्चा में मुसलमानों को कैसे चित्रित किया जाता है। यह एक कठोर यादेउरी है कि इस्लामोफोबिया कोई नई घटना नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक शक्तिगत गतिशीलता में निहित एक लगातार समस्या है। इस्लामोफोबिया सिर्फ अतीत का अवशेष नहीं है, ये वर्तमान की एक वास्तविकता है जिसका इस्तेमाल युद्ध, निगरानी और भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया जाता है। 9/11 हमलों के बाद शुरू किया गया आतंकवाद के खिलाफ युद्ध इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इस्लामोफोबिया से प्रेरित इस वैश्विक अभियान के कारण मुस्लिम बहुल देशों पर आक्रमण हुआ है, मुस्लिम समुदायों की व्यापक निगरानी हुई है और सार्वजनिक चर्चा में इस्लाम को बदनाम किया गया है। यूरोप में शरणार्थी संकट एक और उदाहरण है कि कैसे इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। दक्षिणपंथी राजनेताओं ने शरणार्थियों को इस्लाम के डर का फायदा उठाकर उन्हें यूरोपीय पहचान और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। इस बयानबाजी ने मुस्लिम विरोधी भावना को हवा दी है, जिससे पूरे यूरोप में मुस्लिम समुदायों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा हुई है।
यूरोप की सड़कों से लेकर सत्ता के गलियारों तक इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में किया जाता रहा है। यह एक याद दिलाता है कि हमें इस हानिकारक विचारधारा और इसके विनाशकारी परिणामों को चुनौती देने में सतर्क रहना चाहिए। सेक्शन 5, डर से मुनाफा, इस्लामोफोबिया का अर्थशास्त्र। इस्लामोफोबिया से किसे फायदा होता है? हालांकि यह एक आसान जवाब वाला सवाल लग सकता है, लेकिन सच्चाई कहीं अधिक जटिल है। इस्लामोफोबिया केवल नफरत के बारे में नहीं है, ये मुनाफे के बारे में भी है। कुछ उद्योगों और व्यक्तियों को मुसलमानों के प्रति भय और अविश्वास को बनाए रखने से लाभ होता है। उदाहरण के लिए, सैन्य औद्योगिक परिसर आतंकवाद पर युद्ध की कहानी पर पनपता है। यह अंतहीन युद्ध बड़े पैमाने पर सैन्य खर्च को सही ठहराता है, हथियार निर्माताओं और रक्षा ठेकेदारों की जेब में अरबों डॉलर डालता है। राजनेताओं को भी इस डर फैलाने से फायदा होता है। इसका इस्तेमाल वे वोट हासिल करने और सत्ता बनाए रखने के लिए करते हैं। इस्लामोफोबिया केवल नफरत के बारे में नहीं है, यह पैसे के बारे में भी है। इस विचारधारा के पीछे के आर्थिक प्रोत्साहनों को समझकर हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि यह क्यों बना रहता है और इसे प्रभावी ढंग से कैसे चुनौती दी जाए। भाग 6, मानवीय कीमत, मुस्लिम समुदायों पर इस्लामोफोबिया का प्रभाव। सुर्खियों और राजनीतिक बयानबाजी के पीछे इस्लामोफोबिया की एक मानवीय कीमत है। दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय भेदभाव, हिंसा और व्यवस्थित हाशिए पर रहने का सामना करते हैं। नौकरी से वंचित होने से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न का सामना करने तक इस्लामोफोबिया का प्रभाव उनके जीवन के हर पहलू में महसूस किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई अफवाहों से प्रेरित भीड़ द्वारा मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब पहनने के लिए हमला किए जाने की सूचना दी है। ये इस व्यापक विचारधारा के बहुत ही वास्तविक परिणामों के कुछ उदाहरण हैं। इस्लामोफोबिया का प्रभाव केवल भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये आर्थिक और सामाजिक भी है। मुसलमानों को अक्सर अवसरों से वंचित कर दिया जाता है, उन्हें समाज के हाशिए पर धकेल दिया जाता है। इस व्यवस्थित हाशिए पर रहने के वास्तविक परिणाम हैं जो शिक्षा तक उनकी पहुंच को प्रभावित करते हैं, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार। सेक्शन 7, कथा को ध्वस्त करना, इस्लामोफोबिया को चुनौती देना। इसकी गहरी जड़ों और व्यापक प्रकृति को देखते हुए हम इस्लामोफोबिया को चुनौती देना कैसे शुरू करें? पहला कदम शिक्षा है। हमें खुद को और दूसरों को इस्लामोफोबिया के इतिहास, इसके मूल कारणों और इसके वर्तमान स्वरूपों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह विचारधारा कैसे काम करती है, इसे कैसे कायम रखा जाता है और इससे किसे फायदा होता है। जनधारणा को आकार देने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें मीडिया के आलोचनात्मक उपभोक्ता बनने की जरूरत है। उन कथाओं पर सवाल उठाने की जरूरत है जो रूढ़ियों को मजबूत करती हैं और डर को बढ़ावा देती हैं। हमें उन मीडिया आउटलेट्स का समर्थन करने की आवश्यकता है जो मुसलमानों का सूक्ष्म और सटीक चित्रण प्रदान करते हैं और इस्लामोफोबिक बयानबाजी को चुनौती देते हैं। इस्लामोफोबिया को चुनौती देना केवल नफरत के खिलाफ बोलने के बारे में नहीं है, यह समझ और सहानुभूति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के बारे में भी है। यह संचार के पुल बनाने और हमारे समुदायों की विविधता का जश्न मनाने के बारे में है। भाग 8, एक न्यायपूर्ण भविष्य की ओर। एक विविध दुनिया में एकता और समझ। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां लोगों को उनके धर्म, जाति या पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि उनके चरित्र और कार्यों से आंका जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां विविधता का जश्न मनाया जाता है और मतभेदों को खतरों के बजाय ताकत के रूप में देखा जाता है। हमें ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करना चाहिए जो इस्लामोफोबिया के कहर से मुक्त हो। ऐसी दुनिया बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हमें जहां भी पूर्वाग्रह और भेदभाव दिखाई दे, हमें उसे चुनौती देनी चाहिए। हमें सभी लोगों के अधिकारों के लिए खड़े होने की जरूरत है, चाहे उनका विश्वास या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हमें संवाद, समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत भविष्य का मार्ग सहानुभूति, समझ और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के साथ प्रशस्त है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम सभी को साथ चलना चाहिए। भाग 9, कार्रवाई का आह्वान। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने में आपकी भूमिका। तो इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जवाब आसान है, कुछ करो। चुप्पी मिली भगत है
और निष्क्रियता केवल उन लोगों को प्रोत्साहित करती है जो हमें विभाजित करना चाहते हैं। यहाँ कुछ ठोस कदम दिए गए हैं जो आप उठा सकते हैं। 1, खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। किताबें पढ़ें, वृत्तचित्र देखें और इस्लामोफोबिया के बारे में बातचीत में शामिल हों। जब भी आपका सामना रूढ़ियों और गलत सूचनाओं से हो तो उन्हें चुनौती दें। 2, मुस्लिम नेतृत्व वाले संगठनों का समर्थन करें। कई संगठन इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने और समझ को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। दान, स्वयं सेवा या केवल जागरूकता फैलाकर उनके काम का समर्थन करें। 3, अपने निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराएं। मांग करें कि आपके नेता इस्लामोफोबिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएं और ऐसी नीतियां बनाएं जो सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें। 4, एक सहयोगी बने। अपने मुस्लिम दोस्तों, पड़ोसियों और सहकर्मियों के लिए तब खड़े हों जब वे भेदभाव या पूर्वाग्रह का सामना करें। आपकी आवाज मायने रखती है और आपके कार्य फर्क ला सकते हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई न्याय, समानता और मानवीय गरिमा की लड़ाई है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हम सभी की भागीदारी की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर नफरत के खिलाफ एकजुट हों और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो पुस्तक एक्सप्रेस के साथ, जहां हमने इस्लामोफोबिया एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एम्पायर की गहराई को समझा। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और दमदार किताब के साथ। धन्यवाद।